आज हम कक्षा 9 गणित का तीसरा चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट कर रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब क्या है? देखिए, निर्देशांक ज्यामिति इस चैप्टर से हमें जो सीखने को मिलेगा वो ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई समतल है, सतह, जैसे ये जो हमारा बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, ये एक पृष्ठ है, सतह है। इस पर कोई वस्तु कहीं एक जगह पर अगर रखी हुई है, कोई वस्तु किसी बिंदु पर रखी हुई है, तो उसकी स्थिति हम कैसे बताएंगे, वो यहाँ से हम सीखेंगे। दूसरा, ये मान लीजिए ये फर्श है, आप सब लोग बैठे हुए हैं। अब इस फर्श में, इस फर्श पर कहीं पर कोई एक बैठा हुआ है, मान लो कार्तिक वहाँ बैठा हुआ है, तो हम उसकी स्थिति कैसे बताएंगे कि वो कहाँ बैठा है? कैसे बताओगे? सत्यप्रकाश के बगल है या राजकुमार के बगल में है, तो सत्यप्रकाश कहाँ बैठा है ये भी तो बताना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो किसी समतल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति कैसे निर्धारित की जाती है, वो इस चैप्टर में हम सीखेंगे। समझ में आई बात? इसको कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। एक तल में रखी हुई किसी वस्तु की स्थिति दो लंब रेखाओं की सहायता से निरूपित की जा सकती है। मान लीजिए किसी तल में, इस तल में एक कोई बिंदु है, ठीक है ना, तो दो लंब रेखाएं आप खींच लीजिए और यहाँ से मान लीजिए इस कोने से हमें बताना है, तो हम क्या कहेंगे कि पहले यहाँ से आप कितना ऊपर चले जाइए, यहाँ से आप 5 इकाई ऊपर चले जाइए और यहाँ से मुड़ करके फिर 3 इकाई इधर चले जाइए, तो कहाँ पहुँच जाएंगे? इस बिंदु पर पहुँच जाएंगे। ये हो सकता है ना। अच्छा, ये दोनों रेखाएं देखो कैसी हैं। यहाँ से इस लंब रेखा से, इस लंब रेखा से इसकी दूरी कितनी है? 3 नहीं 5, और इस लंब रेखा से इसकी दूरी कितनी है? 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? एक तल में रखी हुई किसी वस्तु की स्थिति दो लंब रेखाओं की सहायता से निरूपित की जा सकती है। दो लंब रेखाओं में एक लंब रेखा ये है और एक लंब रेखा ये है। अभी ये जो पहला एक्सरसाइज है ना, इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष बिल्कुल नहीं जिक्र किया गया है, तो पहले मैंने बस इतनी ही बात बताई है। अब इसके बाद हम प्रश्नावली के जो 2 क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं कि उसमें क्या कह रहा है, फिर आगे हम और विस्तार से इसको एक्स अक्ष और वाई अक्ष नाम दे करके फिर जानेंगे। इन्हीं को क्या कहा जाता है? एक्स अक्ष, और इसको वाई अक्ष। लेकिन अभी ये पहली प्रश्नावली में इसकी चर्चा नहीं हो रही है, तो अभी हम भी चर्चा उसकी नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, जो प्रश्नावली 3.1 है, उसका जो प्रश्न नंबर 1 है, उसमें आपसे कहा जा रहा है एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे? किसी अन्य व्यक्ति को आप अपने मेज पर रखे हुए टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे? तो मान लीजिए ये देखो, ये मान लीजिए वो क्या है? टेबल है, ठीक है ना? क्या है ये? और इस पर कहीं पर मान लीजिए यहाँ पर क्या रखा हुआ है? लैंप रखा हुआ है। तो उसकी स्थिति कैसे बताएंगे? हम क्या कहेंगे कि एक कोना सिलेक्ट करेंगे, एक किनारा सिलेक्ट करेंगे, कोई एक कोना पकड़ेंगे और उस कोने से कहेंगे कि पहले आप इस दिशा में, यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये कुछ भी मान लीजिए, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है। कितना है ये? 5 सेंटीमीटर। कहेंगे 5 सेंटीमीटर पहले आप इस कोने से इस रेखा पर किसी किनारे की एक रेखा पकड़ेंगे, इस रेखा पर आप 5 सेंटीमीटर जाइए और फिर इसके लंबवत ऊपर की ओर ये 15 सेंटीमीटर चले जाइए, है ना? ये मैं जो यहाँ पर अंक लिख रहा हूँ केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वहाँ पर कोई ना कोई नंबर दिया जाएगा। तो कहीं पर भी टेबल पर अगर रखा हुआ है तो हम क्या करेंगे? उसको नाप लेंगे कि 2 रेखाएं, एक ये रेखा और एक ये, दोनों रेखाएं लंबवत हैं या नहीं है? है ना, ये दोनों रेखाएं लंबवत। तो हम इस रेखा से इस बिंदु की दूरी नाप लेंगे और इस रेखा से भी इस बिंदु की दूरी नाप लेंगे। मान लो ये कितना आया? 5 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे कि इस किनारे से 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और फिर इसके ऊपर 15 सेंटीमीटर जाने पर हम इस बिंदु P पर
अर्थात लैंप पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से ये दो लंब रेखाओं की सहायता से हम इसकी स्थिति बता सकते हैं। ठीक, इसे आप लोग अगर चाहें बनाना तो बना लीजिए, फिर मैं बोल दे रहा हूं, लिख लीजिए। माना लैंप एक बिंदु है, माना लैंप एक बिंदु है तथा मेज एक समतल है, तथा मेज एक समतल है। तो हमने मान लिया कि माना जो इस पे लैंप रखा हुआ है वो एक बिंदु है और बाकी जो मेज है वो क्या है, एक समतल है। ठीक है ना। इसके बाद पूर्ण विराम, आगे लिखिए। मेज की कोई भी दो लंब कोर लेकर, ये लंब कोर ये होता है, देखो एक ये लंब कोर है और ये कोर मतलब किनारा, ये है ना दोनों, ये रेखाएं जो इसके किनारे हैं इसी को क्या कह रहे हैं, लंब कोर। मेज की कोई भी दो लंब कोर लेकर बड़े कोर से लैंप की दूरी नाप लेंगे। नाप माना ये 5 सेंटीमीटर है, ये देखो ये बड़ा कोर है ना, तो बड़े कोर से जो दूरी हमने नापी वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर मान लिया है हमने, तो लिख लीजिए माना ये 5 सेंटीमीटर है। तथा छोटे कोर से भी लैंप की दूरी माप लेंगे। लैंप की दूरी मापना या नापना एक ही होता है, ठीक है ना, माप लेंगे। माना ये 15 सेंटीमीटर, हमने 15 मान लिया है ना। अतः जिस क्रम में लंबाई मापा है, जिस क्रम में लंबाई मापा है का मतलब कि पहले हमने बड़े कोर से नापा और फिर छोटे कोर से, ऐसे तो नापा है। अतः जिस क्रम में लंबाई मापा है उसी क्रम में लैंप की स्थिति पहले क्या नापा था, 5 सेंटीमीटर और फिर 15 सेंटीमीटर, तो 5 कामा 15 होगी, 5 कामा 15 होगी, बस 5 कामा 15 होगी। लैंप की स्थिति 5 कामा 15 होगी। देखो अभी हमने x अक्ष y अक्ष नाम नहीं दिया है ना, अभी x अक्ष y अक्ष नाम नहीं दिया है, तो जब अभी x अक्ष y अक्ष नाम नहीं दिया है तो इसलिए हम नहीं कह रहे हैं कि x अक्ष से इतनी दूरी पर और y अक्ष से, अभी ये जो रेखाएं हैं इनको नाम देंगे, अगली प्रश्नावली के लिए इनको नाम दे देंगे x अक्ष y अक्ष, तो बात अच्छे से समझ में आने लगेगी। अभी सब कल्पना में चल रहा है। 5 कामा 15 का मतलब बड़ी कोर से जो इसकी दूरी है वो कितनी है, 5, और छोटे कोर से इसकी जो दूरी है वो, बस इतने से मतलब है। ठीक है। प्रश्न 9 में क्या कह रहा है, सड़क योजना। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे।
इसी परंपरा से ज्ञात कीजिए कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। चलिए ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले तो आपसे ये कहा गया है कि एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। दो सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम दिशा। सबसे पहले दो सड़कें बनाइए। ये उत्तर और ये दक्षिण और ये पश्चिम और ये पूरब, यही तो हुआ। चलिए बना लिए, ये इसका केंद्र हो गया है ना, ये मुख्य सड़कें हो गई। इसके बाद क्या कह रहे हैं, नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। अच्छा ठीक है, 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का मॉडल बनाना है। अच्छा ठीक है, देखिए बना लेते हैं। प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं, तो जब 5 सड़कें हैं, अच्छा ये मुख्य सड़कें हैं तो इसे काले से रहने दीजिए, बाकी इसको देखो, ये रेखा जो हमने खींचा है नीली लाइन से ना, नीले रंग से, ये इसके समांतर ही है। अच्छा इसे मान लें 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5, हो गया ना। अच्छा प्रत्येक दिशा में कह रहा है 5 सड़कें हैं, यही तो। एक काम करिए, ये तो 5 हो गई, थोड़ा कम ज़्यादा आपको दिख सकता है। तो ऊपर 3 खींच दे रहे हैं, देखो आएगा 3। इसका भी 1 2 3 4 5, चलिए ऐसे कर दीजिए, हो गया ना। ये हमने खींच लिया। प्रत्येक दिशा में 5-5 सड़कें हो गई। देखो उत्तर दक्षिण दिशा में कितनी सड़कें हैं, 1 2 3 4 5। पूर्व पश्चिम दिशा में 1 2 3 4 5, ये मुख्य सड़कें नहीं गिननी है इसमें, ठीक है। अब सुनो आगे, अपने मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे चौराहे हैं। ये देखो ये सब क्या है, चौराहा ही तो है। ये सब जहाँ पर ये सब काट रही हैं, ये सब चौराहा ही हो सकते हैं, इसी को क्रॉस स्ट्रीट कहते हैं। अच्छा, एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी। हाँ बिल्कुल, 2 सड़क जहाँ काटती है वो क्रॉस स्ट्रीट बन जाती है, चौराहा बन जाती है, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और एक पूर्व पश्चिम दिशा में। हाँ ये उत्तर दक्षिण दिशा में और ये पूर्व पश्चिम दिशा में। जैसे मान लीजिए ये सड़क है तो इसमें ये उत्तर दक्षिण और ये ऐसे तो है। अच्छा, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉस पर मिलती हैं, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5। अच्छा, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तर दक्षिण दिशा में जो सड़क जा रही है उसे पहले और पूर्व पश्चिम दिशा में जो सड़क जा रही है उसे बाद में लिखते हैं ब्रैकेट में 2,5। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 2,5 2,5 उत्तर दक्षिण। दूसरी सड़क कहाँ है, ये है ना, यही तो है दूसरी सड़क, उत्तर दक्षिण दिशा में दूसरी सड़क यही तो है। अच्छा, और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में कहाँ है, ये है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2,5। बताओ इसका मतलब तुम लोगों को समझ में आया। मतलब पहले नंबर किसका लिखना है, उत्तर दक्षिण वाली सड़क का। जो सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में गई है उसका नंबरिंग पहले लिखना है,
और जो सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में गई है उसकी नंबरिंग बाद में करना है। तो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार निर्देशित किया जाता है कि मान लीजिए दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में दूसरी सड़क है और पूर्व पश्चिम दिशा में पांचवी सड़क है, तो उसका निर्देशन 2,5 से किया जाता है। अच्छा ठीक है। इसके बाद इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। देखो पहला 4,3, 4,3 मतलब चौथा नंबर किसका है, पहले किसका नंबर लिखा जाता है, पहले किसका नंबर लिखा गया है, उत्तर दक्षिण वाली सड़क का ना। उत्तर दक्षिण जो सड़कें गई हैं उसका नंबर पहले है और पूर्व पश्चिम जो सड़कें गई हैं उसका नंबर बाद में है। तो कह रहे हैं 4,3 उत्तर दक्षिण दिशा में चौथी सड़क कहाँ है, यही तो है, ये चौथी सड़क है ना। 4,3 कह रहा है, 4,3। तो चौथी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा की हो गई और तीसरी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा की। तो ये चौथी सड़क है ना, और पूर्व पश्चिम दिशा की कौन सी सड़क, तीसरी, यही तो है तीसरी। इसको क्या लिखा जाएगा, 4,3। क्या तुम लोगों को जरा से भी समझ में आया? ये जो 4,3 लिखा हुआ है ये क्या दर्शा रहा है? 4,3 ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर 4 चौथी सड़क दर्शा रहा है उत्तर दक्षिण दिशा में और 3 तीसरी सड़क दर्शा रहा है पूर्व पश्चिम दिशा में। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, कह रहे हैं कि परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को माना जा सकता है, केवल एक। 4,3 केवल एक, केवल एक का मतलब अद्वितीय, दूसरा नहीं। 4,3 कोई दूसरा हो सकता है? देखो ये चौथा है उत्तर दक्षिण दिशा में और तीसरा ये है, इसके अलावा कोई दूसरा, मान लो इसको लिख दें 4,3 तो ये चौथा तो है लेकिन तीसरा नहीं है ना, सॉरी ये तो है ही नहीं, ये 4,4 हो जाएगा। अच्छा एक दूसरा लेते हैं और कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3,4 माना जा सकता है? 3,4, 3,4 का मतलब उत्तर दक्षिण वाली कौन सी सड़क लेनी है, तीसरी, और पूर्व पश्चिम वाली कौन सी सड़क लेनी है, चौथी। यही तो मतलब हुआ। तो उत्तर दक्षिण वाली ये है तीसरी सड़क, यही तो है, उत्तर दक्षिण वाली ये तीसरी सड़क है और पूर्व पश्चिम वाली चौथी सड़क है। तो यहाँ आ गया, ये है ना, ये तीसरी और चौथी ये जा रही है, तो इसको क्या कहेंगे, 3,4। ये कुछ नहीं है, तो समझाने के लिए वैसे बना दिए थे। बताओ कुछ समझ में आया? ये कितना है दूसरा, 3,4, ये भी केवल एक ही है। अब ये जो केवल एक लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब ये है कि ये तो काट तो बहुत जगह रही है ना, लेकिन दूसरे किसी को 3,4 नहीं कह सकते, या दूसरे किसी को 4,3 इसके अलावा नहीं कह सकते, क्योंकि वो उस पर फिट ही नहीं बैठ रहा है। पहले आपको किस सड़क का नंबर लिखना है, जो उत्तर दक्षिण दिशा में है, और दूसरे नंबर पर किस सड़क का नंबर लिखना है, पूर्व पश्चिम दिशा में। अब इसी में मैं कह रहा हूँ कि लिखिए आप लोग कि पहली सड़क जो है, पहली सड़क जो है उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, जिसके लिए हम कह रहे हैं 2, 2,2 तो ये कहाँ होगा, 2,2। उत्तर दक्षिण दिशा वाली भी दूसरी सड़क लेना है और पूर्व पश्चिम दिशा वाली भी। तो उत्तर दक्षिण दिशा वाली जो दूसरी सड़क है वो कहाँ, यही तो है, दूसरी सड़क यही तो है। अच्छा, और पूर्व पश्चिम वाली दूसरी सड़क ये है, यही तो है 2 नंबर पर, तो यही तो आया 2,2। अच्छा, अगर यही 2,2 ना हो करके ये हो जाए 3,5 या 3,2, ऐसे हो जाए 3,2, तो इसका मतलब उत्तर दक्षिण वाली तीसरी, उत्तर दक्षिण वाली तीसरी और पूर्व पश्चिम वाली दूसरी। तो ये देखो यही तो आएगा। कुछ समझ में आया? पहले जो नंबर लिखा हुआ है वो किसका है, उत्तर दक्षिण वाली सड़क का, और दूसरा जो नंबर लिखा हुआ है वो किसका है। तो ये पूछ रहे थे कि ऐसे कितने क्रॉस स्ट्रीट आपको मिलेंगे जिनको 4,3 कह सकते हैं या जिनको 3,4
तो ऐसे केवल एक ही होगा। 4,3 कहा जाने वाला स्ट्रीट केवल एक होगा और 3,4 कहे जाने वाला भी एक ही होगा, कोई दूसरा और नहीं होगा कि जिसको और कह दे। सबका अपना अपना नाम है। अगर इसको लिखो तो कितना लिखोगे? 1,1। इसको लिखोगे तो बोलो 2, इसको तो नहीं लिखेंगे, इसको 3, इसको 4, इसको 5, अगर इसको लिखना चाहो तो 1, 2, इसको 2, 2, इसको तो नहीं लिखेंगे, इसको 3, 2। देखो 3 मतलब उत्तर दक्षिण के लिए है और 2 पूर्व पश्चिम, दूसरी सड़क की तो है। इसको अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? बोलो 2, 4। समझ में आ गया ना? इस तरीके से हम इसका नंबरिंग कर सकते हैं और बता सकते हैं। ये जो पूछना चाह रहा था इसे आप लोग नोट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ये कितना कह रहा था तो केवल एक लिख दिया हूँ यहाँ पर, और ये मॉडल हमने बना करके आप लोगों को दिखा दिया है। ठीक है ना? ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इधर 2 हो, इधर 3 हो, नीचे 2 हो, ऊपर 3 हो। बस एक दिशा में 5 सड़कें होनी चाहिए, नीचे ऊपर। अब जो 5 सड़कें हैं तो चाहे ऊपर 3 कर दो, चाहे नीचे 3 कर दो, और जब 5 सड़कें हैं तो चाहे इधर 3 कर दो, चाहे इधर 1 और 3 कर दो, 1 और 2 कर दो, कैसे भी बना सकते हो। नंबरिंग उसी हिसाब से करना होगा। बस इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे की क्लास में हम अगला टॉपिक देखेंगे।